गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। और आप सभी को डिजायर क्यू में स्वागत है। और फिर से मैं आपका ये बाल विकास शिक्षण शास्त्र से पूरा एनालिसिस लेकर आ गया हूँ। जो लोग टेस्ट भी दिए हैं उस चीज़ को केयरफुली इस पर ध्यान देंगे। एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा से हो रही है। मुख्य रूप से प्रश्न पत्र की डैश के बारे में चिंतित है। ऑप्शन है वैधता, प्रश्नों का प्रकार, संपूर्ण विषय वस्तु को हासिल करना और विश्वसनीयता। इसका आंसर हो जाएगा आपका नंबर 2, संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करना। अर्थात कहा गया है कि रिमांड के अनुसार जो है अच्छे प्रश्न पत्र निर्माण की तकनीकी की योजना को जानना एक शिक्षक का सर्वोपरि उद्देश्य होता है। किसी भी प्रकार के प्रश्न पत्र के माध्यम से लिए जाने वाले परीक्षण या विशिष्ट उद्देश्य इस तथ्य पे निहित होती है कि प्रश्न पत्र संपूर्ण विषय को शामिल करता है अथवा नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा डिमांड के अनुसार जो प्रश्न पत्र का निर्माण करती है, तो ऑप्शन 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि, तो इसका हो जाएगा आंसर 4 हो जाएगा। शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्याक्षण महत्वपूर्ण होती है क्योंकि विवेचनात्मक शिक्षा मौलिक परिणामों को व्यक्त करने की एक मानसिक प्रतिक्रिया है। शिक्षार्थी अपने आसपास के वातावरण में बहुत कुछ सीखता है जिसमें से उनके अनुभव प्रत्यक्ष अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपके स्क्रीन पे ये जाता है, कह रहा है कि विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित है। विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित आकलन बहुत किफ़ायती या मितव्ययी होनी चाहिए। बाह्य परीक्षण की अपेक्षा शिक्षक अपने ही शिक्षार्थियों को क्षमताओं को बेहतर जाने। किसी भी कीमत पर विद्यार्थियों को अच्छे ग्रेड मिलनी चाहिए। विद्यालय बाह्य परीक्षा निकायों को अपेक्षा ज़्यादा सक्षम है। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा आंसर नंबर 2 में क्या है, बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जाने, क्योंकि विद्यालय आधारित आकलन का जो है मुख्य सिद्धांत इस पर आधारित होता है क्योंकि बाह्य परीक्षण की अपेक्षा शिक्षक शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर तरीके से जानता है। क्योंकि आकलन एक कर्मिक प्रक्रिया है। आकलन जो है क्या है, एक कर्मिक है, माने कंटिन्यू प्रक्रिया है जो कि शिक्षण प्रक्रिया के साथ सीखने की क्रियाओं से उत्पन्न अनुभवों की उपयोगिता के बारे में निर्णय का निर्माण करती है जिसमें शैक्षिक बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ होता है। नेक्स्ट है चौथा नंबर, शिक्षार्थी व्यक्तिगत भिन्नता प्रदर्शित करता है अतः शिक्षक अधिगम की एक समान गति पर बल देनी चाहिए। सीखने के विषय अनुभव पर उपलब्ध करानी चाहिए। तो कठोर अनुशासन सुनिश्चित करनी चाहिए। परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देनी चाहिए। तो क्या होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। सीखने की विधि अनुभव को उपलब्ध करानी चाहिए क्योंकि व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर विभिन्न वर्गों के शिक्षार्थियों की क्षमताओं का अलग अलग व्यवस्था करना एक कठिन कार्य है। अतः ऐसे स्थिति में शिक्षक को सीखने की विधि अनुभव का उपलब्ध कराना चाहिए उससे कि प्रत्येक शिक्षार्थी सीख सके। नेक्स्ट है 5 नंबर की बाइगोस्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देता है, सामाजिक, नैतिक, आनुवंशिक और शारीरिक। तो ऑप्शन देखने से ही हो जाएगा, बाइगोस्की जो है ऑप्शन 1 हो जाएगा क्योंकि वो सामाजिक पर दिया था। और बाइगोस्की ही ने कहा था निकट विकास का क्षेत्र जिसको इंग्लिश में बोलते हैं जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, शॉर्ट में बोलते हैं JPED, JPED, J फॉर जोन, P फॉर प्रॉक्सिमल, D फॉर डेवलपमेंट का सिद्धांत दिया था। और उन्होंने बताया था कि समाज जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो बाइगोस्की के अनुसार जो एक और चीज़ कहा कि रटकर सीखना या निष्क्रिय रूप से सीखने की अपेक्षा व्यवहारिक और रचनात्मक ढंग से सीखना अधिक उपयुक्त है। चलिए नेक्स्ट है 6ठा नंबर प्रश्न, एक कह रहा है कि एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थी के विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्टि करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों को उपयोग करती है। वह डैश से प्रभावित होती है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत से, गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से, बाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से। तो एक शिक्षक शिक्षार्थी का अधिगम शैली का किस पर निर्भर करती है, तो इसका क्या होगा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ये कह रहा है गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत। अब देखिए गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत के बारे में क्या कहा था, शिक्षार्थी द्वारा अपने शिक्षार्थी कह रहा है कि विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्टि करने हेतु वैविध्यपूर्ण कार्यों को उपयोग करना होवर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांतों की ओर इशारा करता है। क्योंकि शिक्षिका कक्ष में
विविध बुद्धि लब्धियों वाले छात्रों को पढ़ने के लिए विविध कार्य पद्धतियों का प्रयोग कर रही होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक शिक्षिका अपने आसपास अपने 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 आप से कभी भी प्रश्न के उत्तर नहीं देती। वह अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चा और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह उपागम के सिद्धांत पर आधारित होता है। सक्रिय भागीदारी, अनुदेशनात्मक समग्र का उचित संगठन, अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करना और भूमिका प्रतिरूप बनाना, सीखने की तत्परता। तो इसका ऑप्शन बताइए क्या होगा। 7 का इसका ऑप्शन नंबर 1 होगा, सक्रिय भागीदारी होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि सामूहिक चर्चा जो होती है और सहयोगात्मक अधिगम प्रतिक्रिया के भागीदारी सिद्धांत पर ही आधारित होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है। विषय वस्तु प्रवीणता, बैठने की उचित व्यवस्था, शिक्षण अधिगम संसाधनों की उपलब्धता, विषय वस्तु की अधिगम अनुभव को प्राकृतिक। तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, विषय वस्तु में प्रवीणता। विषय वस्तु में प्रवीणता शिक्षक के संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाले एक महत्वपूर्ण कारक है, क्योंकि औपचारिक शिक्षण के उद्देश्य की पूर्ति तब तक संभव नहीं हो सकती जब तक शिक्षक को अपने विषय का पूर्ण ज्ञान ना हो जाता है। नेक्स्ट है, राज्य स्तर की एकलन गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है। यह दर्शाता है लैंगिक विभिन्नता, वैश्विक विविधता, परियोजना उपागम, प्रगतिशीलता। इसको देखने से ही आंसर क्लियर हो जा रहा है। क्या होगा, एकदम कहेगा लैंगिक पूर्वाग्रह को ग्रसित है। गायन प्रतियोगिता में विद्यालय लड़कियों को वरीयता दे रहा है, जिससे वह लैंगिक पूर्वाग्रह को भावनाओं को दर्शा रहा है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति स्वयं में विशिष्ट होता है। इसी आधार पर लड़कों और लड़कियों को प्रतियोगिता में समान वरीयता मिलनी चाहिए। और इस चीज़ को आप लोग पढ़ भी चुके होंगे कि यह लिंग वरीयता को नहीं माना गया है, यानी समान दृष्टि से देखने की बात कही है। चलिए, बीजों का अंकुरण संकल्पना के शिक्षण की सबसे प्रभावी पद्धति है। विस्तृत व्याख्यान, विद्यार्थियों द्वारा पौधे के बीज बोना और उसके अनुकरण के चरणों को अवलोकन करना, श्याम पट पर चित्र बनाना और वर्णन करना, बीजों को वृद्धि के चित्र दिखाना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। विद्यार्थियों द्वारा पौधे के बीज बोना और उस अनुकरण के चरणों का अवलोकन करना होता है, क्योंकि नवीन ज्ञान प्रतिक्रियाओं के शिक्षण हेतु आवश्यक है विद्यार्थी स्वयं करके सीखें, क्योंकि विद्यार्थी स्वयं करके जल्दी सीखते हैं। बीज के अनुकरण की संकल्पना के शिक्षण हेतु विद्यार्थी द्वारा पौधे के बीज बोना, उनके अनुकरण से भिन्न चरणों को समय समय पर अवलोकित करना सबसे प्रभावी माना जाता है। और ये जीन पियाजे ने भी कहा था, सृजन करके बच्चा जल्दी सीखता है। चलिए नेक्स्ट है, जब बच्चे फेल होते हैं तो उसका तात्पर्य है कि बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य नहीं है, बच्चे उन उत्तरों को सही तरीके से नहीं किए हैं, बच्चे को प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए, व्यवस्था फेल है। तो क्या होगा आंसर, इसका हो जाएगा एकदम क्लियर है कि व्यवस्था फेल हो जाएगा। 4 नंबर ऑप्शन को, विद्यालय के मानसिक, शारीरिक, चारित्रिक, सामुदायिक, राष्ट्र अथवा अंतर्राष्ट्रीय विकास करने के साथ साथ उनकी शैक्षिक उपलब्धियों का दिशा निर्देश भी करना है। ऐसी स्थिति में यदि बच्चा फेल हो जाता है तो इसका तात्पर्य यह होता है कि व्यवस्था फेल है, ना कि बच्चा। चलिए, शिक्षा से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। परीक्षा परिणामों पर केंद्रित, बाल केंद्रित शिक्षा आधारित, रटने प्रोत्साहन, अग्र शिक्षण की तकनीकी अपनाना। तो इसका 2 हो जाएगा। बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति शिक्षण अधिगम पर आधारित है, बाल सेंट्रलाइज किया गया है, क्योंकि शिक्षण चरणों वाली प्रतिक्रिया जो भी देखा जाए योजना, निर्देशन, मापन, मूल्यांकन होकर गुजरती है। बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर शिक्षण के माध्यम से अधिगम को शिक्षार्थियों के लिए व्यापक बना सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, समावेशी शिक्षा। हाशिए पर स्थिति वर्गों को शिक्षकों को सम्मिलित करने से संबंधित, कक्षा में विधिवत्ता का उत्साह बनाना, दाखिले संबंधी कठोर प्रतिक्रिया को बढ़ावा देना, तत्वों को शिक्षा रोपण से संबंधित। तो आंसर क्या होगा, 2 हो जाएगा। विभिन्न अक्षमताओं वाले बच्चों को नियमित कक्षाओं के बिना किसी अक्षमता वाले बच्चे के साथ शामिल करना समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। अतः समावेशी शिक्षा कक्षा में विधिवत का उत्सव माना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर 2 होगा 13 का। निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, निबंधनात्मक प्रश्न है, लघुत्तरात्मक है, मुक्त उत्तर वाला प्रश्न है, सत्य और असत्य वाला है। तो यह होगा 4 नंबर होगा, सत्य असत्य वाला होगा। इसमें से वस्तुनिष्ठ की बात कर रहा है तो 4 ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि यह संक्षिप्त रूप से बहुविकल्पिक प्रश्न मिलान और सत्य असत्य आता है। इसमें प्रोग्राम में यह कहा कि बहुविकल्पित प्रश्नों मिलान करना और सत्य असत्य ही यह आता है वस्तुनिष्ठ में। चलिए नेक्स्ट है प्रश्न क्या, निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है। समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन,
केवल प्रस्तावित पाठ्य पुस्तकों पर आधारित अनुदेशन परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करने पर बल बार बार ली जाने वाली परीक्षाएं। तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। अब 1 में क्या कह रहा है कि सामाजिक मुद्दे नहीं सॉरी समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन होनी चाहिए, क्योंकि प्रगतिशील शिक्षा तभी बनती है जब शिक्षा बालक के लिए ना ही बालक शिक्षा के लिए। यह शिक्षा का एक ऐसा इन्वायरमेंट तैयार करता है जिसमें से विद्यार्थियों को सामाजिक सोशल प्रोग्रेस करने में प्राप्त अवसर उपलब्ध कराती है। समय सारणी में और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन प्रगतिशील शिक्षा का एक विशेष कैरेक्टरिस्टिक माना जाता है, यानी विशेषता मानी जाती है। चलिए 16 नंबर, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रियागामक यानी संवेदी प्रेरक अवस्था किसके साथ संबंध है, यानी सेंसरी मोटर। सामाजिक मुद्दे के सरोकार से है, अनुकरण, स्मृति और मानसिक शिक्षण से है, तकनीकी के रूप से समस्या समाधान योग्यता है, विकल्प के निर्वाचन और विश्लेषण करने की योग्यता है। तो इसका आंसर जीन पियाजे के अनुसार कौन हो जाएगा, तो अनुकरण करता, स्मृति और मानसिक हो जाएगा, ऑप्शन 2 हो जाएगा। जीन पियाजे ने कहा था संज्ञानात्मक विकास के 4 स्टेज क्या था, इंद्रियागामक जो होता है सेंसरी मोटर 0 से 2 अवस्था है, और संवेदी अनुभवों और शारीरिक क्रियाओं के साथ संबंध, संसार के संवेदन, अनुकरण, स्मृति, मानसिक निरूपण अवस्था की प्रमुख विशेषताएं कैरेक्टरिस्ट माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कोहल वर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए, इस पर कठोर निर्देश देकर, धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर, व्यवहार को स्पष्ट नियम बनाकर, नैतिक मुद्दे पर आधारित चर्चाओं को उन्हें शामिल करके दे। तो वेरी सिंपल है, ऑप्शन भी दिख रहा होगा, यह 4 नंबर होगा। नैतिकता पर ही बल दिया था। कोहल वर्ग ने बच्चे को नैतिक बलों पर विकास पर केंद्रित किया था, और उनके अनुसार बच्चा में जो है नैतिक मूल्यों का विकास करने के लिए नैतिक मुद्दा आधारित चर्चा भी शामिल किया था। नैतिकता पर मेन रूप से जोर दिया था। नेक्स्ट प्रश्न, चलिए ये देखिए, ये है आपको कि छोटे शिक्षार्थियों को कक्ष में समय वयस्क के साथ अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे शिक्षक कक्ष में बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सके, ये एक दूसरे से प्रश्नों का उत्तर सीखे, पाठ्यक्रम को बहुत जल्दी पूरा किया जा सके, वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सके। ये होगा इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, जो 18 है, 18 का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीखे, 18 का 4 हो जाएगा। देखिए, छोटे शिक्षार्थियों को कक्ष में समय वयस्कों के साथ अंतःक्रिया करने में उसका सामाजिक विकास होता है, क्योंकि बड़े उनका सामाजिक विकास होता है, क्योंकि बड़ा जो है शिक्षार्थी छोटे शिक्षार्थी के प्रति तथा छोटे शिक्षार्थी बड़े शिक्षार्थी के प्रति उनके कुछ दृष्टिकोण न केवल उनके अनुभव में वरना उनके सामाजिक कौशलों में भी परिवर्तन कर लाता है, यानी देख करके करता है तो सामाजिक में करेगा। तो 19 में कह रहा है कि जब एक निर्योग्य बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए, प्रवेश परीक्षा लेनी चाहिए। बच्चों को निर्योग्य के अनुसार उसे विशेष विद्यालय में भेजने का प्रस्ताव देनी चाहिए, उनके विद्यार्थियों से आकलन करनी चाहिए, सरकारी योजना विकास करने के लिए बच्चों को माता पिता साथ चर्चा करनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 2 में है कि बच्चों को निर्योग के अनुसार उसे विशेष विद्यालय में भेजने की अनुमति देनी चाहिए, क्योंकि बच्चा पहली बार विद्यालय आता है और शिक्षकों को उसके निर्योग के आधार पर ही उसे विशेष विद्यालय भेजने के प्रस्ताव देना एकदम जरूरी है, क्योंकि ऐसे बालकों को अधिगम के और संयोजन संबंधी विभिन्न समस्याओं का समाधान करना पड़ता है, जिससे उसे हीन भावना का विकास हो सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है 20 नंबर, प्रायः शिक्षार्थियों को त्रुटि की डैश और संकेत करती है। तो शिक्षार्थी के सामाजिक आर्थिक स्तर पर वे कैसे सीखते हैं, यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता है, सीखने की अनुपस्थिति। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। अभ्यास द्वारा उद्दीपित द्वारा अनुक्रिया संबंधी मजबूत होता है, अभ्यास रोक देने पर यह संबंध कमजोर होने लग जाता है, तथा शिक्षार्थी जो होती है त्रुटियां करने लगता है। अतः अधिगम प्रतिक्रिया को त्रुटि रहित बनाने के लिए यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता होती है। 21 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है। प्रकलन का निर्माण करना, परिकल्पनाओं का परीक्षण करना, समस्या के प्रति जागरूकता, प्रासंगिक जानकारी को एकत्र करना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 3, समस्या का प्ररूप जागरूक करना है समस्या है। अब देखिए, समस्या समाधान प्रतिमान यानी मॉडल जिसको बोलते हैं, तार्किक चिंतन निहित होता है। समस्या समाधान वैज्ञानिक पद्धति में मुख्यतः 6 चरणों को अनुसरण किया जाता है, जिसका प्रथम चरण समस्या के प्रति जागरूकता का समस्या को समझना होता है। नेक्स्ट है, मानव व्यक्तिगत का परिणाम केवल अनुवांशिक पालन पोषण और शिक्षा, अनुवांशिक वातावरणों को अंतःक्रिया केवल वातावरण। तो क्लियर आंसर दिख रहा है आपको कि हो जाएगा 3 नंबर, अनुवांशिक इन्वायरमेंट अंतःकरण होता है। इसका अनुवांशिक में हमें विकसित होने की क्षमता प्रदान करती है, इनकी क्षमताओं का विकास होने के अवसर इन्वायरमेंट से मिलते हैं, और हेरिडिटिकली जो होती है क्रियाशील पूंजी देती है, और परिस्थिति हमें उनको निवेश करने का अवसर प्रदान करती है। अतः मानव व्यक्तित्व अनुवांशिक और वातावरणों का अंतःक्रिया का परिणाम माना जाता है।
कह रहा है कि अब देखिए शिक्षण अधिगम प्रतिक्रिया की व्यक्तिगत रूप से ध्यान देनी महत्वपूर्ण है। बच्चों को विकास दर विभिन्न होते हैं और विभिन्न तरीकों से सीखता है। शिक्षार्थी हमेशा मुद्दे में ही बेहतर सीखता है। शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में ऐसा ही बताया गया है। जैसे प्रत्येक विद्यार्थी को अनुशासित करने के लिए शिक्षक को बेहतर अवसर मिलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 1। बच्चे की विकास दर विभिन्न होती है और वे विभिन्न तरीकों से सीखते हैं, बिल्कुल सही है। जैसे कि हम लोग कह सकते हैं विकास की गति शैशवावस्था और किशोरावस्था में तीव्र होती है, किंतु बाल अवस्था में जो होती है मंद पड़ जाती है। आप लोग पढ़ चुके होंगे। अतः शिक्षण अधिगम प्रतिक्रिया व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना बहुत ही जरूरी पड़ जाती है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है। देखिए ये पढ़ा नहीं रहा है बट आप लोग सुनेंगे। कह रहा है कि सीखने का क्षेत्र पूछ रहा है, तो व्यावसायिक है, अनुवांशिक है, भावात्मक है, आध्यात्मिक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 24 नंबर का। तो इसका हो जाएगा 2 नंबर। सीखने जो है अनुभविक है, अनुभविक है, 2 में है। ये सीखने का क्षेत्र अनुभविक है। अनुभविक के द्वारा ही हमारे मौलिक व्यवहारों को परिवर्तन होता है, क्योंकि सीखना अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार परिवर्तन द्वारा व्यक्त होती है। अब देखिए 25 नंबर है, जब बच्चा कार्य करते हुए उबने लगता है तो यह इस बात का संकेत देता है कि बच्चों को अनुवांशिक करने की जरूरत है। संभवतः कार्य यांत्रिक रूपों से बार बार हो रहा है। बच्चा बुद्धिमान है, बच्चों को सीखने की पर्याप्तता नहीं है। तो 25 नंबर में क्या हो जाएगा, इसका आंसर 2 हो जाएगा। जब किसी कार्य को यांत्रिक रूप से बार बार किया जाए तो ऐसी स्थिति में बच्चा उबने लगता है, क्योंकि वैज्ञानिक तथा मनोवैज्ञानिक पद्धतियों से किसी भी बच्चे को बार बार करने पर उस कार्य में बच्चों को रुचि कम होने लगती है तथा सीखना अत्यंत कठिन और नीरस हो जाती है। नेक्स्ट है, शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण को तात्पर्य सामाजिक मापदंडों को सदैव अनुपालन करना, अपने सामाजिक मापदंड बनाना, समाज से बड़े सम्मान करना, सामाजिक वातावरण अनुकूलन और समायोजन करना। तो 26 का क्या होगा, 4 हो जाएगा। 4 ऑप्शन क्या कहता है, सामाजिकरण वातावरण में अनुकूलन और समायोजन करना होता है, क्योंकि सामाजिकरण प्रतिक्रिया दूसरे व्यक्ति के साथ शिशु के प्रथम संपर्क से आरंभ होकर आजीवन चलती है और वह अपने सामाजिक वातावरण अनुकूलन और समायोजन करना सीख जाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है। तो विकास की सभी प्रतिक्रिया अंतः संबंधित नहीं है। सभी को विकास दर समान नहीं होते हैं। विकास हमेशा रेखीय होती है और यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, क्योंकि विकास की सभी प्रतिक्रिया अंतः संबंधी नहीं होती है। और विकास क्यों नहीं होती है, क्योंकि मानव का प्रमुख सिद्धांत जो है और कुछ जैसे में है, कहा जाता है विकास की सभी प्रतिक्रिया अंतः संबंधित होती है। विकास हमेशा अरेखीय होता है और विकास एक निरंतर चलने वाली कंटिन्यूटी चलने वाला प्रोसेस होता है। नेक्स्ट है, मानव विकास को क्षेत्र में विभाजित किया जाता है, जो क्या है। तो इसका ऑप्शन पे चलते हैं डायरेक्ट। इसका ऑप्शन जो हो जाएगा सीधा सा 4था नंबर हो जाएगा। मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक विकास होता है। और इसमें है नेक्स्ट है, एक शिक्षिका पाठ्य पुस्तक और फल सब्जियों के कुछ चित्रों का प्रयोग करती है और अपने विद्यार्थियों से चर्चा करती है कि विद्यार्थी इस जानकारी को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ता है और पोषण की संकल्पनाओं से सीखता है। यह उपागम है। ज्ञान के निर्माण से, अधिगम के शास्त्रीय अनुबंधन से, पुनर्बलन से, अधिगम के सक्रिय अनुबंध से हो जाएगा। तो इसका 1 हो जाएगा ऑप्शन। आपको ज्ञान के निर्माण से होगा, यानी शिक्षिका दृश्य सामग्री सहायता से शिक्षण को विद्यार्थी के पूर्व ज्ञान से जोड़ रही है तथा उनके अनुभव के आधार पर ही पोषण की संकल्पना को सीख रही है, जिससे विद्यार्थी में ज्ञान का निर्माण होता है। नेक्स्ट प्रश्न और लास्ट प्रश्न है, जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से लेती है तो बच्चा रोने लगता है। बच्चा डैश के कारण, तो यह क्या होगा, वियोग सुनिश्चितता करता है, सामाजिक सुनिश्चितता है, संवेगात्मक सुनिश्चितता है, अजनबी सुनिश्चितता है। तो क्या हो जाएगा, इसका जो हो जाएगा आपका 3 नंबर होगा। अब 3 नंबर में है कि ब्रिचिस ने अपने अध्ययन आधार पर यह निष्कर्ष निकाला था कि 2 वर्ष के आयु तक बच्चे में भय, क्रोध, प्रेम, पीड़ा आदि का संवेग का विकास होता है। 2 वर्ष यानी शैशवावस्था में, क्योंकि बच्चा को माँ से अधिक लगाव होता है, जिसके कारण वह दादी की गोद में आने पर संवेगात्मक दुश्चिंता के कारण रोने लगता है। और देखिए थोड़ा सा कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, ताकि यह क्लियर नहीं है, फिर भी आपको लोग कोशिश करेंगे इसको बनाने का और इसको देखने के लिए। और प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। थैंक यू, दैट्स ऑल यू सभी को।